हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 21 और आज डेट है 8 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। यानी आज शब्दों में जो समस्या व्यक्त की गई है वहाँ पर हमें वर्ग और वर्गमूल को ज्ञात करना है। लास्ट वर्कशीट में आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आज की वर्कशीट में हम शाब्दिक समस्या यानी शब्दों में व्यक्त की गई समस्या को हल करेंगे। तो पहली समस्या यानी पहली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। किस तरीके से वह आयोजित करना चाहता है, देखिए। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही छात्रों की पंक्तियां भी हों। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। आओ हम रोहित की मदद करें इस काम को करने में। तो रोहित ने सोचा है कि अगर वो असेंबली में यानी सुबह प्रेयर के ग्राउंड में बच्चों को लाइन में खड़ा करना चाहता है, ठीक है। अगर वो इस तरीके से 3 लाइनें बनाएगा ना, तो वो क्या कह रहा है कि 3 अगर लाइनें बनाता है तो एक लाइन में भी 3 ही बच्चों को वो खड़ा करेगा। क्योंकि यहाँ क्या बोला गया था कि जितनी हमारी लाइनों की संख्या है, जितनी पंक्तियों की संख्या है, उतनी ही छात्रों की संख्या होगी एक पंक्ति में। तो अगर 3 लाइनें बनी है तो एक लाइन में 3 ही बच्चे खड़े होंगे, और अगर 4 लाइनें बनाएगा तो एक लाइन में 4 बच्चे खड़े करेगा। तो यहाँ पर देखिए, पंक्तियों की संख्या बराबर है एक पंक्ति में खड़े किए गए छात्रों की संख्या, और छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 1764। अब यदि मान लिया जाए कि एक पंक्ति में x बच्चे खड़े हैं तो कुल पंक्तियां भी x ही हुई। एक पंक्ति में x बच्चे खड़े हैं और कुल पंक्ति भी x ही थी, तो कुल जो हमारे छात्र हो गए वो कैसे ज्ञात होंगे, x गुना x करके। तो इसीलिए जो हमारा x गुना x था, यानी जो x का वर्ग बन गया, वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया कुल छात्रों के बराबर 1764 के। तो अगर हमें इस x पे से ये स्क्वायर हटाना हो तो सामने वाली जो ये संख्या है इस पर हमें लगाना पड़ेगा एक वर्गमूल का चिन्ह। यानी x का मान ज्ञात करने का मतलब है इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो चलो वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। इस संख्या का वर्गमूल 2 तरीके से ज्ञात किया जा सकता है बेटा। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है लंबी भाग द्वारा। तो हम अभी जो करने वाले हैं वो है लंबी भाग विधि द्वारा। जो हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसके द्वारा हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे लंबी भाग विधि द्वारा। तो देखो, संख्या हमारी है 1764। अब इसको लंबी भाग विधि द्वारा जब हम हल करेंगे तो हमें इसके जोड़े बनाने पड़ेंगे। जोड़े बनाते समय पीछे से जोड़े बनाने हैं, याद रखना। तो 6 और 4 का एक जोड़ा बनेगा और 17 का एक जोड़ा बन जाएगा। तो एरो का निशान देख रहे हैं ना, पीछे से बनाते हैं जोड़े इस तरीके से। अब जोड़े बनाने के बाद हमें वर्ग संख्या ढूंढनी है जो कि 17 के आसपास की हो। देखो, पहली संख्या जो है वो 17 है ना, जो जोड़े की बनी हुई है। तो 4 चौक आपको पता है, जो 4 का वर्ग है वो होता है 16, होता है ना 16। तो यानी 4 ही अंक को मैं यहाँ लिखूंगी और 4 ही अंक को यहाँ ऊपर लिखूंगी। लंबी भाग विधि द्वारा जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें वर्ग संख्याओं का ही इस्तेमाल करना होता है। तो देखो, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो यहाँ नीचे मैं क्या लिख दूंगी, 16। यहाँ पर नीचे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 16। अब भाग में अगला स्टेप क्या करते हैं, अगला चरण होता है घटाने का। तो 17 में से 16 को घटाओ, कितना बचेगा, 1। अब जब हम सीधी तरीके की भाग करते थे, जो साधारण भाग करते थे, वहाँ पर अगली संख्या को लिख लेते थे। लेकिन क्योंकि ये लंबी भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं और यहाँ पर जोड़े बने हुए हैं, तो 6 और 4 एक ही साथ नीचे लिखा जाएगा। तो ये क्या बन गया, 164। अब यहाँ जो संख्या लिखनी है वह कैसे ज्ञात होगी, यहाँ संख्या ज्ञात करने का मतलब है ये जो 4 हमने ऊपर लिखा था ना, इसी 4 को हम 2 से गुना करके यहाँ लिख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इस 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी कितना होता है, 8। तो यहाँ आ जाएगा 8। अब 8 के साथ जिस संख्या को मुझे लिखना होगा वही संख्या मैं ऊपर लिखूंगी, क्योंकि वर्ग संख्याओं का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। तो देखो, 8 के साथ जिस संख्या को मैं यहाँ लिखूंगी उसी संख्या के साथ मुझे इसकी गुणा करवानी पड़ेगी ताकि यह वर्ग बना रहे। तो मान लिया मैंने यहाँ पे 2 लिया, अगर मैंने यहाँ 2 लिया तो नीचे भी 2 ही लिखना पड़ेगा। अब इसकी गुना करो, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, बन गया ना 164। और यही अंक मुझे यहाँ चाहिए था। तो इसका मतलब 8 के साथ जो अंक मैं भरूंगी वो होगा यहाँ पे 2, और इसी 2 को मैं यहाँ ऊपर लिखूंगी, ठीक है। अब इस 2 का मतलब जो हमने 82 को 2 से गुना किया, यानी 82 को जब 2 से गुना किया तो ये आ गया फिर से 164। अब इसको घटा लो, कितना आया, 0। अब यानी हमारा जो वर्गमूल आया 1764 का, वह आया ये संख्या जो है हमारी 42।
42 संख्या। तो देखो यही आ रहा था ना हमारा x का मान, यानी वर्गमूल का उत्तर। तो एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 42। इसके बाद देखते हैं हमें क्या उदाहरण दिया गया है अगला। इसके बाद बेटा आज की वर्कशीट पे हमें बोला गया है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच किस प्रकार की जाए। उसके कुछ चरण यानी उसके कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है? संख्या के गुणनखंड करें। संख्या के गुणनखंड किस प्रकार कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। उसके बाद सभी गुणनखंडों के जोड़े बनाइए। ठीक है। तीसरा चरण है यानी तीसरा स्टेप है, यदि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं होगा। तो यानी जो संख्याएं आपने जो गुणनखंड में लिखी, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए, यदि उन सभी संख्याओं के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यदि इसके जोड़े बन गए हैं तो प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या को ले लीजिए और उन संख्याओं का गुणनफल जो है वही हमारा वर्गमूल हमें प्राप्त करवाएगा और हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी चरणों को, इसी स्टेप्स को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो चलो देखो क्या क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण संख्या हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या हमें दे रखी है ना, हमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं सबसे पहले, और यदि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग बना देना है और इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा पहला चरण था इस संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना। तो याद है ना आपको गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? इस तरीके से एलसीएम वाले माध्यम से 68600। अगर मैं इसको 2 से भाग करूंगी तो क्या हो जाएगा? 34300। 6 के 2 के पहाड़े में 6 कहाँ आया? 3 पे। 8 आया 4 पे। उसके बाद 3 आया, 3 पे आया और 2 0। इसी तरीके से इसको पूरा भाग करेंगे और हमारे गुणनखंड आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब इनमें से मुझे ढूंढना है इन गुणनखंड में कि किसके जोड़े बन गए हैं और किसके नहीं बने। तो देखो ध्यान से, 2 का यहाँ जोड़ा पूरा बन गया है, उसके बाद इस 5 का जोड़ा भी बन गया और इस 5 का भी जोड़ा बन गया। तो यानी हमारे पास ऐसी संख्याएं आ गई जिनके जोड़े नहीं बने। इस 2 के और इस 7 का कोई जोड़ा नहीं बना। तो जो हमारी ये संख्या हमें दे रखी थी, इसका मतलब यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 2 और इस 7 का जोड़ा पूरा करना पड़ेगा। यानी मुझे यहाँ पर इस 2 के साथ एक गुणा का 2 और चाहिए और इस 7 के साथ एक गुणा का 7 और चाहिए। तो यानी मुझे 2 और 7 से गुणा करना पड़ेगा इस संख्या को, ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे छोटी संख्या जिससे गुणा करना पड़े इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह क्या होगी? 1 2 और 1 7, यानी 2 7 14 सबसे छोटी संख्या है जिससे कि इस संख्या को गुणा किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना। तो देखो पूर्ण वर्ग बनने पर इसके जोड़े पूरे हो जाएंगे। 1 2 का जोड़ा पूरा हो गया, अगला 2 का जोड़ा भी पूरा हो जाएगा जो ये वाला था। 5 का जोड़ा तो पहले ही पूरा था, 7 का भी एक जोड़ा पूरा था और दूसरा जोड़ा पूरा हो जाएगा इस 7 की गुणा को करने से। तो देखो एक इस 2 की 2 गुणा की गुणा और करी और एक 7 की गुणा और करी। तो 2 जोड़े जो हमारे इनकम्प्लीट थे, जो पहले अधूरे थे, ये देखो ये अधूरा था ना ये जोड़ा, ये यहाँ पर गुणा करने पर पूरे हो गए। तो अब इसके बाद हम वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? ये जो जोड़े बन गए इनमें से एक एक संख्या को जोड़ लिख लो। इस जोड़े में से 1 2 ले लो, इस जोड़े में से 1 2 को ले लो, इस 5 के जोड़े में से एक 5 को ले लो, इस 7 के जोड़े में से एक 7 को ले लो और लास्ट वाले 7 के जोड़े में से भी एक 7 को बाहर निकाल लो। इन सभी संख्या को गुणा करोगे तो आएगा 980। यानी जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन गई उसका वर्गमूल हमारा इस प्रश्न में कितना आ गया? 980। इसके बाद हम करते हैं अपना उदाहरण नंबर 3। अगले प्रश्न में बोला गया है बेटा कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग भी हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और कैसी संख्या? जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, वह संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर जो मेथड दिया गया बेटा, उस मेथड से नहीं, मैं आपको एक और मेथड से इसको करना बताती हूँ। देखो बेटा, इसको हल करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम लिखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। अब इस 999 का हम निकालते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालते समय मैंने आपको बताया था जोड़े बनाने होते हैं पीछे से। तो देखो 2 9 जो थे उनका जोड़ा बन गया और ये जो 9 है इसका जोड़ा नहीं बना, उसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। जोड़े हमेशा पीछे की तरफ से बनाने हैं। इसके बाद इस 9 के आसपास की वर्ग संख्या बताइए। तो 3 तिया 9 होता है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और 9 आ जाएगा इसके नीचे। 3 तिया 9। उसके बाद घटाइए, कितना आ जाएगा? 0। उसके बाद क्योंकि पूरा जोड़ा एक ही बारी में नीचे लिखा जाता है तो ये 99 को हम नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ जो संख्या लिखी जाती है वह संख्या कैसे आती है? इस ऊपर लिखे हुए 3 को 2 से गुना करने पे। तो 3 दूनी होता है हमारा 6। ठीक है। अब इस
6 के साथ जो अंक मैं लिखूंगी वही अंक मैं यहाँ ऊपर लिखूंगी। तो चलो देखते हैं 6 के साथ हमें क्या अंक लिखना पड़ेगा। 6 के साथ जिस अंक को लिखना है उसी से हमें इसकी गुणा करवानी है ताकि हमारा संख्या बन जाए 99। लेकिन अगर 99 नहीं बन पाती तो इससे छोटा अंक भी चल सकता है। तो इससे छोटा अंक देखने का मतलब 1 से गुणा करके देखते हैं। 6 1 से गुणा करेंगे तो 61 तो वापस ही आ जाएगा। अब करके देखते हैं 2 से गुना, क्या पता 2 से गुना करने पर कोई इसके जैसी संख्या मिल जाए। अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा और उसी से गुणा करवानी पड़ेगी। 2 दूनी 4 और 6 दूनी होता है 12, 124। तो 124 तो 99 से बड़ा है, तो यानी हमें कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, 61 लेनी पड़ेगी। तो चलो लिखो इसके नीचे 61। 61 लिखने का मतलब यहाँ पर भी मैं 1 लिखूंगी और ऊपर भी क्या लिख दूंगी 1, क्योंकि 61 में 1 से ही हमने यहाँ गुणा करवाई थी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, घटाना है। तो घटा देते हैं। 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 6 गया 3। तो इसका मतलब अगर हमारा ये 38 जो हमारा शेषफल आ रहा है, यदि ये शेषफल 0 आ जाता तो हमारी भाग पूरी हो जाती। तो यानी ये 38 ही हमारे पास एक्स्ट्रा संख्या है, यानी बड़ी संख्या है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही है। अगर इस 38 को ही मैं इस संख्या में से यानी 999 में से घटा दूँ तो मेरे को मेरा पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जिसे घटाकर पूर्ण वर्ग बनाया जा सके, जिसे घटाकर पूर्ण वर्ग ज्ञात किया जा सके, ज्ञात किया जा सके, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है हमारी 38। अब उसके बाद घटा भी लेते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन जाएगी, 999 में से 38 को घटा दो। 38 घटाने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 961। तो यानी 961 वह संख्या है जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 3 अंकों की। देखिए यहाँ पर भी यही उत्तर आ रहा है। अब इस प्रश्न को आप चाहें तो इस विधि द्वारा भी कर सकते हैं और जो प्रोसेस जो स्टेप मैंने बताए हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं। जो आपको यहाँ प्रश्न दिया गया है यहाँ पर ये सिखाया गया है दशमलव विधि द्वारा, कि दशमलव के आसपास के अंक को ढूंढ लेते हैं और फिर उसी के आधार पर हम उसका वर्गमूल बता देते हैं। दोनों में से किसी भी एक स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं जो अभ्यास प्रश्न आज की वर्कशीट में हमें दिए गए हैं। तो देखिए बेटा, पहले प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, यदि एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए जाएं जितने की पंक्तियां हैं बाग में, तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपने जैसे आपने आज के वर्कशीट का पहला प्रश्न किया था, जहाँ पर एक पंक्ति में बच्चों को खड़ा किया गया था और उतनी ही पंक्तियाँ बनाई गई थी जितने की एक पंक्ति में बच्चे खड़े किए गए थे उतनी ही पंक्तियाँ बनानी थी। तो उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्रश्न नंबर 1 में हमने मान लिया कि हमारी पंक्तियों की संख्या है x और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x होगी, क्योंकि प्रश्न में हमें बोला गया था। तो कुल पौधों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, पंक्तियों की संख्या को हम गुणा कर देंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या से, यानी x की गुना हम करेंगे दूसरे वाले x से। तो ये क्या बन जाएगा, x का वर्ग 2, x की घात 2 यानी x स्क्वायर। अब दिया गया था कि कुल पौधों की संख्या है 2025। अब ये जो मेरी पौधों की संख्या है और ये जो एक्स स्क्वायर था ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर किसका बराबर आ गया, 2025 के। अब इस स्क्वायर को यानी इस वर्ग को जब हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा इस वर्ग को, तो 2025 पर वर्गमूल लगाना पड़ेगा, तभी एक्स का वर्ग हटेगा। अब 2025 का जो हमारा वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे वो हम 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी और लंबी भाग विधि द्वारा भी। तो अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ वो मैं आपको करवा रही हूँ लंबी विधि द्वारा। लंबी विधि द्वारा जब इसको हम हल करेंगे तो इसके हम जोड़े बनाएंगे। पीछे से जोड़ा बनाया, 25 का पूरा बन गया और 20 का भी जोड़ा यहाँ पूरा बन गया। अब इसके बाद वर्ग संख्या देखिए जो 20 के आसपास की हो, तो 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। तो हमें यहाँ 4 का वर्ग से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि 25 तो बड़ी संख्या है। अब 4 चौक हो गया 16, घटाइए इसको, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 4। और क्योंकि लंबी भाग में जो हम विधि द्वारा अभी हम कर रहे हैं इसमें पूरा जोड़ा एक साथ उतारा जाता है, तो 25 जो है 4 के साथ लिख लिया गया। अब यहाँ जो संख्या लिखी जाती है वो कैसे आती है, इस 4 को 2 से गुना करने पर प्राप्त होती है। तो 4 दूनी कितना हुआ, 8। अब इस 8 के साथ जो संख्या मैं लिखूंगी वही संख्या मैं यहाँ ऊपर लिखूंगी। अब ध्यान दीजिए 8 के साथ जो संख्या मुझे लिखनी है उसी संख्या को मुझे गुणा करवाना है। अब संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 5 पर ख़त्म हो, तो चलो 5 से ही गुणा करके देखते हैं। तो 5 पंजे 25
5 अठे 42 और उसी में 2 जोड़ देंगे तो 425 बन जाएगा हमारा ये गुणनखंड। अब 425 ही हमें चाहिए था, 425 आ गया। अब जो संख्या से हमने गुणा करवाई थी वो थी 5, तो यहाँ भी 5 भरेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, तो हमारा उत्तर आ गया। इसको घटा लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर यानी हमारा 2025 का वर्गमूल आ गया 45। तो देखिए यहाँ भी यही उत्तर आ रहा था 45। तो यानी पंक्तियों की संख्या हमारे पास आ गई इस प्रश्न में 45, और प्रत्येक पंक्ति में जो पौधे लगाए जाएंगे वह भी होंगे 45। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। इसके बाद देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है कि 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 यानी कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया और प्रत्येक छात्र ने उतने ही दान दिया जितने की उसकी कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा द्वारा 2601 रुपये इकट्ठा किए गए तो बताइए कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। हमें बोला जा रहा है यदि कोई छात्र 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, अगर कोई छात्र 8वीं कक्षा में 8th में पढ़ता है और उसकी कक्षा में अगर 32 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 32 रुपये का ही दान देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बच्चा अगर 32 रुपये का दान देता है तो 32 बच्चे कितने रुपए इकट्ठा कर पाएंगे? 32 बच्चे 32 गुना 32 रुपये इकट्ठे कर पाएंगे। लेकिन ये संख्या थी जो मैंने खुद मानी। यहाँ पर हमें बताना है कि कक्षा में कितनी संख्या होगी छात्रों की। तो यदि मैं छात्रों की संख्या को x ज्ञात मान लूँ तो मेरे जो पैसे हैं जो इकट्ठा किए गए होंगे उन छात्रों द्वारा वो भी x ही होंगे, और इन्हीं दोनों का जो गुणनखंड है यानी जो गुणनफल है, जो हमारा उत्तर है वो क्या होगा? 2601 रुपये, क्योंकि सबने मिलकर 2601 रुपये इकट्ठे किए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न में हमें बोला गया था कि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही पैसे देता है जितनी कि उसकी कक्षा में छात्र हैं, अर्थात कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दान दिए हुए राशि के वर्गमूल के बराबर होगी, और कुल दान दी गई जो राशि थी वो क्या थी? 2401। अब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस 2401 का निकाल लेंगे वर्गमूल। इस वर्गमूल को हम लंबी विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी। तो जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे बेटा 2401 के, तो वो इस प्रकार से 7 से ही भाग होगा। ये जब पहली बार 7 से भाग होगा तो बचेगा 343, फिर 7 से भाग कीजिए फिर आएगा 49, फिर 7 से भाग कीजिए फिर आएगा 7, फिर 7 से भाग कीजिए तो आएगा 1। तो इस प्रकार से आपके पास 2 जोड़े बन जाएंगे 7 के, और वर्गमूल से के लिए ज्ञात करने के लिए इन दोनों जोड़ों में से एक एक साथ ले लीजिए। तो 2401 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 49। इसी तरीके से अगर इसको हम लंबी भाग विधि द्वारा करते तो देखिए उसको किस प्रकार करते। हमें बनाने पड़ते जोड़े। पहला जोड़ा हमारा बनता 0 और 1 का, और दूसरा जोड़ा बनता 2 और 4 का। अब हमें ढूंढना है वर्ग संख्या 24 के आसपास की। तो 4 चौक होता है 16, और 5 पंजे होता है यानी 5 का वर्ग होता है 25। 25 वर्ग तो 24 से बड़ा होता है, इसीलिए हमें यहाँ लेना पड़ेगा 16। अब इसको घटा लेते हैं, कितना आएगा? 8, और दूसरा जो पूरा हमारा ये जोड़ा है ये साथ में उतर जाएगा 801। और यहाँ जो हमें संख्या लिखनी है वह कैसे आएगी? इस 4 को 2 से गुना करके। तो 4 की 2 से गुना करो, आ जाएगा 8। अब 8 के साथ जो संख्या हमें लिखनी है उसी संख्या को यहाँ ऊपर लिखना है, और ये संख्या हमें इस प्रकार से ज्ञात करनी है कि हमें ये 801 संख्या मिल जाए या इससे छोटी संख्या मिल जाए। तो 8 के साथ में यहाँ एक ब्लैंक डालती हूँ, एक खाली स्थान डालती हूँ, और नीचे भी ऐसे लिखती हूँ। अब यहाँ पर मान लेते हैं मैं 1 भर देती हूँ। अब 1 से गुना करने का मतलब ये तो 81 ही आ गया, 1 पे ख़त्म होने वाली संख्या। क्या कोई और ऐसी वर्ग संख्या है जो 1 पर ही समाप्त हो? तो वह वर्ग संख्या है 9 की। 9 नेम होता है 81 यानी 81। तो देखो 1 पे ख़त्म हो रही है, और 9 अट्ठे होता है 72। 72 में से 8 को जोड़ो, कितना आएगा? 801। तो यही संख्या हमें चाहिए थी। तो यानी यहाँ पर हम क्या भर देंगे? यहाँ भरेंगे हम 9, और यहाँ ऊपर भी 9 लिख देते हैं। अब हमारे पास 801 यहाँ आ गया, इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 0। तो यानी हमारा वर्गमूल आ गया 2401 का लंबी भाग विधि द्वारा भी 49। यही उत्तर हमारा आ रहा था ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इस प्रकार इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी 49। तो इस प्रकार हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5400 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3।
तो देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3 में हमें ज्ञात करना था कि 5400 को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें 5400 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से भाग कीजिए। 2 के भाड़े में 5400 यानी 5400 को हमें भाग करके देखना है, तो उत्तर आएगा 2700। फिर 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 1350। फिर 2 से भाग कीजिए तो आएगा 675। अब 675 2 के भाड़े में नहीं जाएगा, इसको भाग आपको करवानी पड़ेगी 3 के भाड़े से। 3 से भाग करवाएंगे तो आएगा 225। फिर 3 से भाग कराइए तो आएगा 75। फिर 3 से भाग कराइए तो आएगा 25। अब 25 सिर्फ 5 के भाड़े में आता है, तो अब भाग होगी 5 से, बचेगा 5। फिर से 5 से भागोगी तो आएगा 1। जब तक हमारा 1 नहीं आता तब तक ये एलसीएम यानी कि ये जो अभाज्य गुणनखंड हम लिख रहे हैं वो चलते जाएंगे। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जो जोड़े बने, एक जोड़ा बना इस 2 का, एक जोड़ा बना इस 3 का और एक जोड़ा बना इस 5 का। तो ये जो 2 संख्याएं हैं, ये 2 और इस 3 का कोई जोड़ा नहीं बना। तो देखिए यहाँ पर इस 2 का जोड़ा पूरा बन गया, इस 3 का जोड़ा भी पूरा बन गया, इस 5 का जोड़ा भी पूरा बन गया, लेकिन यहाँ पर ये 2 और ये 3 अपना जोड़ा नहीं बना पाए, इनका जोड़ा नहीं बना। तो यदि अगर इनके जोड़े पूरे बन जाते हैं तो हमारी जो संख्या है 5400, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 5400 का पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जिस सबसे छोटी संख्या से हमें गुणा करनी पड़ेगी वो होगा ये 1 2 और 1 3। यानी इस 2 का जोड़ा पूरा करने के लिए 1 2 और चाहिए और इस 3 का जोड़ा पूरा करने के लिए 1 3 और चाहिए। तो 2 तिया 6। तो सबसे छोटी संख्या जिससे हम गुणा करवाएंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह संख्या होगी 6। इस 6 को जब आप गुणा करवाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोनों तरफ 6 से गुणा करा दीजिए, यहाँ पर भी 6 से गुणा कीजिए और 2 गुणा 2, एक 2 का जोड़ा पहले से पूरा था, दूसरे 2 के जोड़ा पूरा करवाने के लिए ये मैंने एक 2 से गुणा करवाई। 3 का जोड़ा एक पहले से ही पूरा था, दूसरे 3 का जोड़ा पूरा करने के लिए एक 3 से गुणा और करवाई और 5 का जोड़ा भी पहले से ही पूरा था। तो देखो अब सभी संख्याओं का वर्ग पूरा हो गया ना, जोड़े पूरे हो गए, तो यह बन गई एक पूर्ण वर्ग संख्या। इस प्रकार बेटा आज की वर्कशीट में हमने बहुत से प्रश्न किए, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उन सबकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।